नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले रुख करेंगे झारखंड का, जहां आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा हो रही है विधानसभा में। चलिए सीधा रुख करते हैं विधानसभा झारखंड का इस वक्त का। चलिए दिखाएंगे बाद में। साथ ही आपको आगे बताते चलें कि आज मुद्दा में बात करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को मसौदा सौंपा था। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र 5 और 8 फरवरी को बुलाया गया है। कैबिनेट द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को विधेयक के रूप में 6 फरवरी को सदन में पेश किए जाने की संभावना है। एक ओर जहां बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं यूसीसी पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार शाम 6 बजे की कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी दे दी। यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया था। मीटिंग में उसी ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने शनिवार को भी यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में यूसीसी पर चर्चा नहीं हो सकी थी और इसीलिए ड्राफ्ट को रविवार को ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया। अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिल को धामी सरकार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी। जिस यूसीसी को धामी सरकार लागू करने वाली है, उसमें कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होगी। बहु विवाह पर रोक का प्रस्ताव रखा गया है। बहु विवाह को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सभी धर्म के लोगों को शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सभी धर्मों की बच्चियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। सभी धर्म के लोगों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार की वकालत की गई है। मुसलमानों में होने वाले इद्दत और हलाला पर रोक लगेगी। सभी धर्मों में तलाक को लेकर एक समान कानून और व्यवस्था होगी। पर्सनल लॉ के तहत तलाक देने पर रोक लगाई जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप रहने पर इसकी जानकारी अपने माता पिता को देना जरूरी होगा और ऐसे लोगों को पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं उत्तराधिकारी में बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर अधिकार मिलेंगे। बीजेपी का कहना है कि इस बिल को लाकर अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का काम किया गया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने के बाद इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करेगा, तो वहीं केंद्र में यूसीसी लागू करने के लिए एक नजीर पेश करने का काम भी करेगा। वहीं विपक्ष समान नागरिक संहिता बिल को लेकर धामी सरकार पर हमलावर है। सारी मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 पर उस पर चर्चा होगी। नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। देखिए, आज तो शुरुआत तो कंडोलेंस से होती है। तो आज हमारी शोक संवेदना है उन सम्मानित सदस्यों के साथ, पूर्व निवर्तमान जो नहीं रहे। और यूसीसी आएगा, कल टेबल होगा, तो उसका एक एक अक्षर पढ़कर यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में शुक्रवार को यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा
समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी थी। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और ड्राफ्ट को रविवार को ही कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया गया है। अब बिल को धामी सरकार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी और इसके साथ ही उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक कानून लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। आपको बता दें कि यूसीसी को 6 फरवरी को सदन में पेश किए जाने की संभावना है। एक और जहां बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं यूसीसी पर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले मैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवीन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। नवीन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी देवेंद्र भसीन जी आपका ही, क्योंकि देखिए प्रदेश में एक लंबे समय से लगातार यूसीसी को लागू करने की बात आप लोग कर रहे थे और अब विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी लागू हो सकता है। ऐसे में आखिर इस यूसीसी में क्या खास है और आपकी सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है? देवेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब पहुंच गया आपकी बात जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूसीसी जो है बिल्कुल संविधान सम्मत है और ये संविधान के जो दिशा निर्देश तत्व हैं उनमें कहा गया है कि ये लागू होना चाहिए देश में। और दूसरी ओर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में अपनी टिप्पणियां की हैं कि इसको देश में लागू किया जाना उचित होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रारंभ से कहा है कि हम यूसीसी के पक्ष में है, इसे लागू होना चाहिए। अब देश में पहली बार जो है उत्तराखंड की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है और सामाजिक समानता की दृष्टि से और जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं उसको दूर करने की दृष्टि से ये जो है यूसीसी को लागू करने की जो तैयारी की गई है, अब वो हमारे अंतिम चरण में है और उम्मीद करते हैं कि कल माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा उस पर अपनी मोहर लगा दी गई है जी। और अब विशेष सत्र में इसको पारित कर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ गरिमा जी भी बनी हुई है। गरिमा जी, देखिए यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और जल्द लागू हो सकता है। कल कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई और लगातार जल्द लागू होने की बात इसकी हो रही है। तो ऐसे में आप लोग इस विधेयक को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस लगातार या विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध तो हम तब करें जब हम ड्राफ्ट पढ़ें। ड्राफ्ट हमने पढ़ा नहीं, ये समाज के लिए अच्छा है बुरा है, और ड्राफ्ट है जनहित में है जन विरोधी है, ये बातें तो सब निकल कर आएंगी ना जब ड्राफ्ट सामने आएगा। कौन से वो समुदाय और वर्ग के कौन से पहलू हैं जो अछूते रह गए, इस स्थिति में ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन मैं विरोध बात नहीं है, लेकिन हमारे सवाल जरूर है। देवेंद्र भसीन जी या सीनियर अधिवक्ता यहाँ पर लेकर प्रश्न करें। एक देश एक कानून की बात कही गई थी, अब ये सिमट गया एक राज्य एक कानून पर। एक राज्य एक कानून के अंदर की राज्य की आधी आबादी पर लागू होगा कि आधी आबादी पर लागू होगा। यहाँ ST समुदाय के छूटे रखे गए हैं। देहरादून जिले में ही विकास नगर चले जाइए, जौनसार बाबर चले जाइए, चौथा चले जाइए, वहाँ पूरा ट्राइबल एरिया है, उससे अछूता रखा गया है। तो देहरादून का आधा जिला इसके स्थिति में आएगा नहीं, चमोली का आधा जिला आएगा नहीं, पिथौरागढ़ में भोटिया समुदाय है, आरू है, बोक्ता जनजाति है, वो इसके परिधि में आएगी नहीं, तो आधा पिथौरागढ़ नहीं आएगा, आधा उधमसिंह नगर नहीं आएगा। यानी कि पहले तो हम कितने एक देश एक कानून से एक राज्य एक कानून पर, अब हम एक राज्य एक कानून से ला पा रहे हैं, हम आधा राज्य और एक कानून ले आए। मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर ये इतना जनहित में है, इतना समाज हित में है, महिला हित में है, तो फिर SC/ST को क्यों अछूता रखा? उनका कुछ भला हो जाने देते। अगर भला हम सबका भला अगर यूसीसी में है तो फिर SC/ST का भला क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि राजनीतिक पक्ष से लाया गया है। बार बार तिथियां जो बदली जा रही थी, बार बार जो समिति की तारीख या समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना था, सुनियोजित रणनीति ऐसा किया जाता था ताकि ऐन लोकसभा चुनाव के को लाया जाए। राजनीतिक मंशा में क्योंकि SC/ST को लेते इसमें तो एक बड़ा वोट बैंक बढ़ जाता। आपको समाज के हित आपको वोट की पड़ी ध्रुवीकृत करने के लिए है, क्योंकि मकान
का तब बन गया, ये केंद्र का कानून का बनेगा, उसमें विलय हो जाएगा। नंबर 2, राज्य की आबादी पर ये आधी आबादी पर तो ये कैसा कानून है? नियम कायदे बता रही है, विवाह बहु विवाह, ये सारा तो कानून विद्यमान है। मेरे सीनियर हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है? बीवी के तलाक से पहले इंसान, ये तो पहले से विद्यमान। चलिए गरिमा जी, मैं आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगी, दोबारा मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि आपकी आवाज जो है बहुत पूरी तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। बहरहाल हमारे साथ नवीन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन पांडे जी, देखिए, क्योंकि आप एक कानूनी विशेषज्ञ हैं, एक अधिवक्ता हैं और कानूनी दांव पेचों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यूसीसी लागू होने से क्या कुछ परिवर्तन होंगे? बात करें तो ये संविधान का जब गठन हो रहा था उस समय से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस पर चर्चा किए गए, लेकिन भारी विरोध की वजह से और बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी थे जिनकी वजह से उस वक्त इसको लागू नहीं किया जा सका और इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। फिलहाल के समय की यदि हम बात करें तो यूसीसी को अडॉप्ट करने के जो हमारे फायदे हैं वो ये हो सकता है कि एक देश एक कानून यदि लागू किया जाए तो इससे जो है एकता, भारत को इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उस पर भी रोकथाम लगाया जा सकता है। इसी के साथ में महिलाओं की जो जीवन स्तर है अभी अलग अलग पर्सनल लॉज के लागू होने की वजह से जिस तरह जीवन शैली जीने की जो बाध्य है, इस स्थिति में भी सुधार हो सकता है। समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो कि जैसे जैसे हमारा विकास होता है उन रीतियों का भी हमारे समाज से जो प्रैक्टिस है उनका बाहर जाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे भी सिद्धांत हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं पर्सनल लॉज में, तो ऐसे जो प्रावधान है उनसे भी छुटकारा मिल सकता है और सबको समान न्याय और कानून के समक्ष इक्वल ट्रीटमेंट का अवसर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो संपत्ति से संबंधित कानून है पर्सनल लॉज के तहत जो हर समुदाय में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, तो इन चीजों पर भी रोक लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रगतिशील देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और हर किसी को समानता दिलाने के लिए भी बहुत ही कारगर एक कदम है। इसका विरोध जिस हिसाब से किया जा रहा है ये होना नहीं। चलिए, मैं देवेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र जी, देखिए, लगातार विपक्ष जो है आप लोगों पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग विपक्ष को यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंप रहे हैं, साथ ही ना ही विपक्ष को इस ड्राफ्ट का अध्ययन करने का आपने मौका दिया है। अभी अभी गरिमा जी ने भी यही आरोप आप लोगों पर लगाया। मेरे सवाल को ठीक ढंग से नहीं रख रही है। दोहरी नीति और उसका एक पंचायत है। यूसीसी की जो हाई पावर कमेटी है को दिया जाएगा, अध्यक्षता जो है वो रंजना देसाई जी जो अपना माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रही हैं कर रही हैं, उनके द्वारा समाज के सभी वर्गों को बुलाया गया था अपनी अपनी बात कहने के लिए और ऑनलाइन भी उन्होंने विचार एकत्र किए थे और साथ ही बैठकें भी करी थी और उसी क्रम में राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया था कि वे लोग आकर के अपना इसमें जो है जो मंतव्य है उसको रखें। और भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं और हमारे साथ हमारे साथी हम लोग गए थे और हमने हमारी सोच क्या यूसीसी को लेकर के हमने अपना निवेदन जो है वो कमेटी के सामने रखा। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें और आरोप लगा रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, उन लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। ये लोग उस बैठक में आए ही नहीं। आप जो बातें यहाँ चैनल में बोलते हैं बार बार, आपको ये बातें उस समय कमेटी के सामने कहनी चाहिए थी, अपना प्रतिवेदन देना चाहिए था, लेकिन वहां तो ये अपना नहीं आए और अब ये कहते हैं पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात एक और है कि जो प्रावधान वो यही थी कि अपना अपना मंतव्य दें कि वे लोग क्या चाहते हैं और जिस प्रकार की वो बात कर रही थी कि उनके अधिकारों की बात कर रही थी। तो मैं यहाँ एक चीज और भी कहना चाहूंगा, इस संविधान में जिनके जो अधिकार दिए गए हैं
तो निश्चित तौर पर यूसीसी के अंदर उनका उल्लंघन नहीं होगा। कारण यह है कि जो यूसीसी कमेटी है उसकी अध्यक्षता जो है वो उच्चतम न्यायालय की माननीय पूर्व न्यायाधीश कर रही। इसके अलावा एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उसके सदस्य हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, देवेंद्र जी हमारा देश एक सेकुलर देश है सर। कमेटी ने काम किया इसके ऊपर। देवेंद्र जी ऐसा कोई कदम ये लोग नहीं उठाएंगे जो संविधान के खिलाफ जाता हो। अब जो है कल जो है ड्राफ्ट जो है वो सबके सामने प्रकट हो जाएगा और कांग्रेस को चाहिए कि इसमें चर्चा करें। अब कांग्रेस बहाने मार करके उस पर कहीं बैकआउट कर सकती है, हंगामा कर सकती है, अब ये तो कल मालूम चलेगा। लेकिन कांग्रेस की नीयत में कहीं ना कहीं तो कोई शक पैदा होता है कि वे एक तरीके से विरोध करना चाहते हैं और पीछे उनका मंतव्य क्या है। तो सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो वर्ल्ड बैंक की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है, हित की नहीं की है, और यही बात जो है कांग्रेस के इस मामले में रूप से साफ दिखाई दे रही है। चलिए गर्मा जी से उसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गर्मा जी देखिए, यूसीसी का विरोध तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को खामियां क्या नजर आ रही हैं इस विधेयक में? नहीं, आप मेरा सवाल रख ही नहीं है देवेंद्र भसीन जी से। मैंने तो पॉइंटेड सवाल पूछा जी कि अगर ये उत्तराखंड के हित में है, देश हित में है, ये यूसीसी इतना लाभकारी है, जैसा नवीन पांडे जी भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सर्वांगीण विकास हो जाएगा और 360 डिग्री टर्न आ जाएगा समाज के अंदर जी, तो फिर अमित शाह जी को पूरे देश में लाना चाहिए गृह मंत्री के नाते। उत्तराखंड प्रयोगशाला क्यों बने? देवेंद्र जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए गरिमा जी के सवाल का। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी काम को ना करने की एक बहानेबाजी है। मैं कहता हूँ शुरुआत हुई है अगर उत्तराखंड से। देवेंद्र जी सुन लेते हैं ना, गरिमा जी का पूरा सवाल सुन लेते हैं जी। मैंने कहा कि SC/ST का भी भला हो जाने दीजिए ना। अगर ये इतना भला काम है तो फिर गरिमा दत्तानी और देवेंद्र भसीन की सारी मलाई है, कुछ मलाई SC में दीजिए। अगर देवेंद्र जी देखिए, यहाँ पे सवाल एक और ये भी उठ रहा है कि भारत एक सेकुलर देश है, ऐसे में जहाँ वेशभूषा, भाषा और धर्म की आजादी हमारा संविधान हमें देता है, फिर आप एक कानून में सबको कैसे बांध सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि जो मूल बातें हैं धर्मों को लेकर के उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती है, ना की जाएगी जी। मुख्य बिंदु ये है कि जैसे कि 3 तलाक का मसला था, कोई कानूनी पहलू नहीं है, उसके लिए कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं था और इसीलिए सरकार के द्वारा 3 तलाक के मामले को दूर किया गया। इसी प्रकार से सभी समाजों के अंदर अगर बहु विवाह की प्रथा है, सभी समाजों में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। अगर मान लीजिए कि अगर वो आता है कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता तो सब पे लागू होगा। इसी प्रकार से जो कन्याएं हैं, उनके महिलाएं हैं, उनके संपत्ति के अधिकार की बात आती है तो ये सभी पे लागू होगा। इसी प्रकार से विवाह का जो पंजीकरण आती है तो सभी पे लागू होगा। और जहाँ ये कहते हैं कि पूरे देश पे लागू होना चाहिए, अरे शुरुआत तो हुई है, हमने अपनी नीयत सामने रखी है, हमने कदम उठाया है, आप समर्थन करिए। आप समर्थन भी नहीं करी, केवल आलोचना कर रही है। तो मेरा कहना है कि आप देवेंद्र जी देखिए, गरिमा जी यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। किया जाएगा तो आपका रुख सकारात्मक होना चाहिए और अगर आपके कोई मंतव्य है, अगर आपको टिप्पणी है तो कहिए इसके अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार के सामने रखिए। तो ये बात ना करके इस प्रकार से आलोचना करना और इस प्रकार से कहना पूरे देश में लागू होना चाहिए। अरे अब 370 लागू किया तब क्या किया था आप लोगों ने? पूरे देश का हित था और आप तो उसके साथ थे जो 370 के विरोधी थे। राम मंदिर के मामले में आपको निमंत्रण दिया गया, आप तो आसाम चले गए। चलिए हमारे साथ नवीन पांडे जी भी बने हुए हैं, जल्दी से नवीन पांडे जी की भी एक प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। देवेंद्र जी, नवीन पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए। नवीन जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर ये यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिमों को जो लॉ मिले हुए हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे? जैसे कि शरिया के अंदर आने वाले जो तमाम कानून हैं, क्या उनमें कोई बदलाव होगा? क्या वो खत्म हो जाएंगे? सर देखिए, यूसीसी यदि लागू किया जाता है जी, तो ऐसा नहीं है कि कानून एकदम से खत्म हो जाएगा जी। हाँ, जो इस तरह के लॉ हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जी, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है यूसीसी को लागू करके। जैसे कि यदि हम बात करें ट्रिपल तलाक की, ट्रिपल तलाक जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन करता था जी। साथ ही साथ जो समाज में मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति बन गई थी ट्रिपल तलाक की वजह से, जिस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था समाज में, तो ऐसी चीजों का समापन
करने का उद्देश्य रखता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किसी के धर्म को प्रैक्टिस करने का जो अधिकार है उसको नहीं छीनता। धर्म का अनुसरण आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले करते आ रहे थे। और यहाँ सिर्फ इतना है कि जितने भी कोड है, जैसे विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, मेंटेनेंस का प्रावधान हो गया। अब जैसे एक प्रॉब्लम और हमें दिखता है कि यदि मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम चले तो यदि तलाक होता है तो ऐसे स्थिति में जो मेंटेनेंस की लायबिलिटी है हस्बैंड के ऊपर। चलिए सर, जल्दी से कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रख दीजिए क्योंकि वक्त का बहुत बहुत अभाव है। माफी चाहूंगी। ऐसी चीजों को बस समाप्त किया जाएगा, ना कि मुस्लिम धर्म को फॉलो करने का अधिकार आपसे छीना जाता है। और कहीं ना कहीं हर किसी को समानता का अधिकार दिलाता है और सभी के लिए ये विकास के रास्ते चलता है। चलिए, आप सभी से मैं माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। धन्यवाद।